सुप्रभात बच्चों। जैसा कि कल आपको बताया गया था क्लास 10th की फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन के बारे में, तो कल की कक्षा में आपको प्रकाश का परावर्तन बताया गया था। कल की कक्षाओं का मोटा मोटा दो ही पॉइंट आपको याद रखने वाली चीज़ है। एक ये कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश किसे कहते हैं आपने याद किया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। एक काम आपका हो गया। दूसरा मोटा मोटा पॉइंट उसमें हाई स्कूल के लिए केवल एक ही चीज था कि प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या चीज होता है कि जब भी प्रकाश किसी चिकने तल से आकर टकराता है तो चिकने तल से टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम लोगों ने इतनी बातों को समझा। अब उसमें कुछ चीजें जरा ध्यान देने की हैं। जैसे कभी कोई पूछ सकता है कि क्या किसी चिकनी सतह से टकराकर 100% प्रकाश वापस जाता है? नहीं, 100% वापस नहीं जाता है, कुछ मात्रा पारगमित कर जाता है। तो प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ रखा है और कल यहां तक की बातों पर चर्चा हो चुकी थी। आज इसके आगे आपको पढ़ना है कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित क्या क्या परिघटनाएं और क्या चीजें आपको हाई स्कूल में और चीजें पढ़नी है। तो हम प्रकाश के परावर्तन की पूरी व्याख्या कर देते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसके नियम क्या होते हैं। तो आज आपको क्या पढ़ना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। इतनी सी बात पढ़नी है। तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो बात क्या चलेगी? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन सबको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। एक चित्र के माध्यम से आपको एकदम स्पष्ट कर दिया जाता है। यह एक कोई दर्पण है, शीशा है, और कोई प्रकाश की किरण आकर के दर्पण पे टकराती है और टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो जो प्रकाश की किरण आके टकराती है इसको हम आपतित किरण, इंसिडेंट रेज कहते हैं। आपतित किरण जो टकराने के बाद फिर माध्यम में वापस लौटती है, इस किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आकर के टकराती है इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर अगर इस परावर्तक तल के अभिलंबवत एक रेखा खींच दी जाए, अभिलंबवत माने 90 अंश के कोण पर, तो ये जो रेखा होती है इसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अब क्या होगा कि जो किरण आके परावर्तक तल पर टकराई उस किरण को हमने क्या कहा? ये आपतित किरण है। जो किरण टकराने के बाद फिर माध्यम में वापस लौटी इसको हमने क्या कहा? ये परावर्तित किरण है। और जिस बिंदु पर आकर के आपतित किरण टकराई उसको हमने कहा आपतन बिंदु है। और क्या कहा कि अगर हम आपतन बिंदु पर इस परावर्तक तल के लंबवत यानी 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दें तो इस रेखा को हमने क्या कहा? ये अभिलंब है। और क्या जानना आपको कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन
कोण, इसको स्मॉल आई से दर्शाते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है इसको हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब आपको क्या करना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई कि जो किरण आकर के परावर्तक तल से टकराई, जो किरण आई और आकर के परावर्तक तल से टकराई, इस किरण को हमने कहा आपतित किरण। टकराने के बाद जो किरण माध्यम में वापस गई वो क्या कही? परावर्तित किरण। अब क्या कहा कि जो आपतन बिंदु है जहां आकर के किरण टकरा रही है, इस बिंदु पर और इस तल के ऊपर अगर एक अभिलंबवत रेखा खींच दी जाए, मान लीजिए ये दर्पण है mm डैश, तो इस तल के अभिलंबवत अगर हम एक रेखा खींच दें तो ये रेखा क्या होगी? इस पर अभिलंब कहलाएगी। कहां पर? आपतन बिंदु पर। और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, यह अभिलंब अगर इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण देखा जाए तो इसे आपतन कोण आई कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण स्मॉल आर कहते हैं। अब आपको क्या करना है? प्रकाश के परावर्तन के नियम जानने हैं। तो हम क्या करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, यही बहुत ज्यादा पूछता है। परावर्तन का नियम। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या हुआ कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। हम नियमों को यहां लिखने का प्रयास करते हैं। तो पहला नियम होता है, यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, परावर्तित किरण, किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या करना है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब क्या है कि जैसे ये रेखा, अभिलंब रेखा और परावर्तित रेखा, अगर इनको देखा जाए तो ये ग्रीन बोर्ड के तल में हैं। तल में होने का मतलब क्या है कि जैसे कोई चीज लिखी हुई है, ये सारी चीजें इस ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई है, तो इस ग्रीन बोर्ड पर लिखी होने के नाते इसको कहा जाएगा ग्रीन बोर्ड के तल में है। तो ऐसे ही आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और ये जो अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल में होता है। ये परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या कहलाता है? दूसरा नियम कहता है आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या मतलब है कि आपतन कोण ये आई और परावर्तन कोण आर, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो हम क्या पढ़े कि प्रकाश के परावर्तन के नियम या प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपको बताया
कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपको क्या बताया कि आपतन कोण माने आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है आपतन कोण, परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर के। आप प्रकाश के परावर्तन का नियम जान गए। इसमें कोई दिक्कत हो तो फिर से एक बार देख लिया जाए कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं कि पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है कि दूसरा नियम है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब कहीं कहीं छोटा छोटा सा मतलब बात आती है कि भाई आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। आपको बताया गया कि आपतित किरण और अभिलंब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या चीजें हो गई। पहला चीज हो गया प्रकाश की परिभाषा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है, एक परिभाषा हो गई। दूसरा चीज हो गया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश किरण का किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये दो काम हाई स्कूल के लिए हो गए। उसके बाद तीसरा चीज पूछा गया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, तो आपको बता दिया गया कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण जो किरण आ रही है, परावर्तित किरण तल से टकराने के बाद जो किरण जा रही है, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हुआ कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये चीज आपको प्रयोगशाला में प्रयोग करके दिखाई जाएगी। विज्ञान करके सीखने की चीज है, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। अगला टॉपिक आपका होता है कि प्रतिबिंब क्या चीज होता है। क्या पढ़ना है आपको अगला, प्रतिबिंब। अब देखो प्रतिबिंब का मतलब होता है जैसे सुबह के समय जब आप जगते हैं, स्कूल के लिए तैयार होते हैं, तो आप एक बार अपने आप को, अपने चेहरे को दर्पण में देखते हैं। तो दर्पण में जो आप देखते हैं तो आपको अपनी जैसी आकृति दिखाई देती है। दर्पण में जो आपकी आकृति दिखाई देती है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन जो किसी कैमरे द्वारा आपका फोटो खींचा जाता है वह प्रतिबिंब ना होकर के वह क्या होता है, छाया चित्र होता है। उसको क्या कहते हैं, छाया चित्र कहते हैं। तो समतल दर्पण में जब आप अपने आप को देखते हैं तो आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब टॉपिक आ गया प्रतिबिंब, इमेज किसे कहते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, इमेज, प्रतिबिंब क्या होता है। अब देखिए प्रतिबिंब की परिभाषा, प्रतिबिंब दो परिस्थितियों में बनता है। एक प्रकाश के परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब का बनना होता है और एक प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा प्रतिबिंब का बनना होता है। अब चूंकि ये चैप्टर का पहला पार्ट जो है वो प्रकाश के परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, इसलिए हम परावर्तन से प्रतिबिंब आपको समझाएंगे। लेकिन रही बात है क्या कि जब प्रतिबिंब की परिभाषा हम करने जा रहे हैं तो प्रतिबिंब की संपूर्ण परिभाषा कर देते हैं। परावर्तन और अपवर्तन दोनों नियम के द्वारा प्रकाश प्रतिबिंब का बनना हम बता देते हैं। फिर आगे आपको अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाया जाएगा। तो प्रतिबिंब क्या चीज होता है। एक टॉपिक बीच में छूट जा रहा है प्रतिबिंब से पहले, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ध्यान दीजिएगा नहीं तो भूल जाएगा। चीजें सीक्वेंस में ही हूं। प्रकाश किरणों की
उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता। उत्क्रम माने होता है उल्टा होना, उल्टा होना। उल्टा होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीयता कहते हैं, उत्क्रम कहते हैं। अब देखिए इसको उत्क्रमणीयता का कैसे हम बात समझते हैं कि मान लीजिए ये कोई परावर्तक तल है यानी दर्पण है, ये परावर्तक तल है M डैश। क्या हो रहा है? इस परावर्तक तल पर एक किरण आपतित हो रही है और आपतित होने के बाद ऐसे परावर्तित हो जा रही है। आप चाहे तो अब लंबी खींच लीजिए। अब क्या हुआ कि ये किरण आपतित हुई और इस मार्ग से परावर्तित हो गई, तो इसको हम आपतित किरण कहें, इसको परावर्तित किरण कहें। उत्क्रमणीयता का मतलब है कि हम इसका उत्क्रम कर दें। उत्क्रम माने उल्टा, उल्टा कर दें। उल्टा करने का मतलब क्या है कि जिधर से प्रकाश परावर्तित हो रही थी उधर से आपतित कर दें, ठीक। और जब आपतित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जिधर से प्रकाश आ रही थी उस मार्ग से परावर्तित हो जाएगी। आपने हाई स्कूल में एक नियम पढ़ा होगा, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के तृतीय नियम से क्या आपने पढ़ा था? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया क्या हुई कि प्रकाश किरण आई और आने के बाद परावर्तित होकर के चली गई, आपतित हुई और परावर्तित होकर चली गई। लेकिन जब उल्टा कर दोगे, क्रिया के विपरीत दिशा में काम करोगे, यानी कि क्रिया के विपरीत दिशा में कार्य क्या करना है कि जिधर से वो जा रही है उधर से उसको प्रकाश किरण को लाना है, तो फिर क्या होगा? प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होगी। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो जिधर से आई थी इधर से निकल गई थी, तो जब इधर से लाओगे तो फिर इधर से निकल जाएगी। इसी को प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता कहते हैं। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर हम प्रकाश को जिस मार्ग से ला रहे हैं और वह जिस मार्ग से परावर्तित हो रही है, हम बात को उलट दें, उल्टा कर दें कि परावर्तित मार्ग से हम ले आए तो ये आपतित मार्ग से चली जाएगी। इसी को प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहते हैं। अब अगला टॉपिक आपका आता है प्रतिबिंब। समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब का मतलब है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात, अभी अपवर्तन की क्रिया आपको नहीं पढ़ा है, इसी चैप्टर में पढ़ाना है। अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का
पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार गौर से देखिए पूरी परिभाषा को। क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर, क्या होता है, किसी बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को क्या कहेंगे, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए यहां एक टॉपिक, एक बात आती है कि मिलती हैं, ये तो क्लियर हो गई, कोई चीज मिल रही है, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। यहां एक बात आती है कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब मिलती हुई प्रतीत होने का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि ट्रेन की पटरी होती है, समान दूरियों पर ट्रेन की पटरियां बिछाई जाती हैं, लेकिन अगर सीधी ट्रेन की पटरी है उसको आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखता है कि ट्रेन की पटरी आगे जा करके एक दूसरे से मिल रही है, लेकिन अगर आप बढ़ करके आगे वहां जाएंगे तो ट्रेन की पटरी एक दूसरे से मिलेगी नहीं, केवल ऐसा प्रतीत हो रहा है। और क्या होता है कि जैसे आप दूर तक देखिए तो लगता है कि धरती और आसमान एक दूसरे को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब वहां आप आगे बढ़ करके जाएंगे तो बिल्कुल जितनी ऊंचाई पर आसमान यहाँ है, आगे जहां आपको दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, वहां भी आसमान की ऊंचाई वही होगी जो यहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये चीजें क्या है, प्रतीत होती हैं, वास्तव में ऐसी घटना होती नहीं है। तो ऐसे ही प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटना में क्या होता है कि कहीं कहीं प्रकाश की किरणें एक दूसरे से मिलती नहीं है, बल्कि क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जहां पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, उन जगहों पर पहले बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। अब ये जो प्रतिबिंब है ये दो प्रकार का बनता है। एक प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब लिख दिया गया, प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, ये दो बातें आ जाती हैं। एक बार फिर से आप प्रतिबिंब की परिभाषा को गौर से देख लीजिए कि प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है कि यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। अब आपको देखना है कि ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या चीज होता है, इसके बारे में समझना है। तो प्रतिबिंब समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। अपना प्रतिबिंब, अपना चेहरा आप रोज सुबह समतल दर्पण में देखते हैं। अब आपको वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की व्याख्या समझा दी जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से कि प्रतिबिंब क्या होता है कि यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब पर चर्चा कर लिया जाए। अब हम किसकी चर्चा करने जा रहे हैं, पहले वास्तविक प्रतिबिंब की। तो रियल इमेज क्या चीज होता है।
वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या चीज होता है, ध्यान दीजिए। कहते हैं कि यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अब हम परावर्तन की बात कर रहे हैं, अपवर्तन के बारे में भी व्याख्या कर लेंगे। प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु पर पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब की क्या व्यवस्था होती है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। ये चीज है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं। अब किसी बिंदु को यहां चाहे तो किसी दूसरे शब्द लिख दीजिए, क्योंकि पहले से चल रही है तो किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के मिलेंगी, तो किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं। यहां आप ऐसे कर लीजिए, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस बिंदु पर, अब चाहे वास्तव में लिखे या ना लिखे, केवल किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं तो भी काम चल जाएगा। किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं तो इस बिंदु पर पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या हुआ कि यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं तो इस बिंदु पर पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। अब दिक्कत ये आती है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। हम भी आपकी तरह जब विद्यार्थी थे तो ये बात बार बार बताई जाती थी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, उसका फोटो लिया जा सकता है। लेकिन ये समझ में बात नहीं आती थी कि पर्दे पर लिया जाना क्या होता है। तो आज हम आपको क्लियर कर देंगे, क्योंकि प्रश्न करने का अवसर है नहीं आपके पास, तो आपको हम तुरंत क्लियर कर दे रहे हैं। पहली चीज तो ये तो समझ लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं तो इस बिंदु पर पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। क्या किया जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। अब
वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लेने की एक प्रायोगिक घटना आपको स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि ये चीज बार बार आप केवल रट के याद करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। अब ये कैसे पर्दे पर लिया जाना है, ये चीज आपको हम प्रायोगिक तरीके से समझा दे रहे हैं चित्र के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि एक, अभी लेंस के बारे में आपको बहुत जानकारी है नहीं, फिर भी आप ले लीजिए कि एक हमने उत्तल लेंस ले लिया और इस उत्तल लेंस के सामने एक मोमबत्ती जलती हुई रख दी। ये जलती हुई मोमबत्ती है। अब क्या किया कि ये इसका मुख्य अक्ष है, मोमबत्ती का ऐसे दूसरा बिंदु लिया, यहां इसका फोकस है, प्रकाश किरण ऐसे चली गई और एक मुख्य अक्ष के समांतर लिया और इतना ही इतनी दूरी पर इसका फोकस इधर भी होगा। एक दूसरी प्रकाश किरण ली, ये इससे होती हुई गई और मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई ऐसे। अब यहां पर आपको मोमबत्ती का लौ का जलता हुआ उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा ऐसे। अगर यहां पर हम एक पर्दा लगा दें तो ये प्रतिबिंब हमको पर्दे पर प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल फोटो की तरह। ये चीज, इसके लौ को यहां पर हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है कि पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है। बात समझ में आ गई कि जब किसी प्रतिबिंब को पर्दा लगा करके उस प्रतिबिंब को पर्दे पर बनाया जा सके तो इसको पर्दे पर लिया जा सकना है, और अगर ना बनाया जा सके तो उसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। तो ये चीज थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब अगला चीज है आभासी प्रतिबिंब। कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ये जरूरत की चीज नहीं थी, बस केवल जानने की चीज थी। अगला टॉपिक आपका है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, ध्यान दीजिए आभासी प्रतिबिंब क्या चीज होता है। अभी आपको बताया कि जब एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या दूसरे बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो पहले बिंदु का दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। अब यहां आभासी प्रतिबिंब की स्थिति में क्या होगा कि जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, दूसरे बिंदु पर बनता है। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमने बताया कि उसको पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है।
आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, इसका केवल फोटो खींचा जा सकता है, इसका केवल फोटो खींचा जा सकता है। अब इस चीज को जरा सा गौर करिएगा कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब का मतलब आपको समझाया गया कि जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर केवल मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मिलती हुई प्रतीत होने का मतलब कैसा लगता है, एक दूसरे को काट रही लेकिन वास्तव में काटती नहीं। जैसे आपको अभी ट्रेन की पटरी का हमने उदाहरण दिया, आपको आसमान और जमीन के मिलने का हमने उदाहरण दिया। तो जब प्रतीत केवल होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है, उस आभासी प्रतिबिंब की सबसे बड़ी जो खासियत होती है वह यह विशेषता होती है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, केवल फोटो खींचा जा सकता है। जैसे आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जब आप सुबह चेहरा समतल दर्पण में देखते हैं तो जो देखते हैं वो जो प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है वह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। लेकिन उस आभासी प्रतिबिंब की खासियत क्या होगी कि अगर उसको चाहोगे, जैसे अभी आपको चित्र से बनाया कि इसको पर्दे पर लिया जाए तो वो नहीं लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप कहीं खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब समतल दर्पण में दिखाई दे रहा है तो किसी कैमरे के द्वारा उसका फोटो खींचा जा सकता है। अब आपके हाई स्कूल में चीज तो नहीं है, लेकिन कंपटीशन में बार बार एक शब्द आता है, आप इसको जरा एक बार फिर से देख लीजिएगा कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, इसका केवल फोटो खींचा जा सकता है। एकदम बिल्कुल आपको स्पष्ट होना चाहिए। अब अगला एक टॉपिक आ जाता है, आपको फिलहाल हाई स्कूल के अकॉर्डिंग आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत आप देखते रहिए, नहीं तो भविष्य में छोटे छोटे कंपटीशन में बहुत जरूरत पड़ती है इन सब चीजों का। तो एक शब्द आता है पार्श्व परिवर्तन, इससे कंपटीशन के प्रश्न बनते हैं। फिलहाल हाई स्कूल में प्रश्न नहीं बनता है, कभी कभी हाई स्कूल में पुराने जमाने में दिया करता था। टॉपिक है पार्श्व परिवर्तन। जैसे आपको पूछा जाता है, कभी कभी किसी कंपटीशन में पूछ लिया गया कि भाई एम्बुलेंस में सामने की तरफ एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है, उसका क्या कारण है। तो ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जब हम अपना दाहिना कान पकड़ते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण में वो हमारा अपना बायां कान पकड़ता है, इसका गौर करिएगा। तो ये चीज क्या चीज होती है, तो पार्श्व परिवर्तन एक शब्द आता है। पार्श्व परिवर्तन का क्या मतलब होता है कि जैसे जब भी हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं तो जो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब अपने पार्श्व माने किनारा, अपने किनारों को उत्क्रमित कर देता है, पलट देता है। तो जब उत्क्रमित कर देता है तो उत्क्रमित करने की दशा में पार्श्व परिवर्तन की घटना होती है। जैसे आप सेल्फी लेते हैं, अगर पीछे कुछ लिखा हुआ है तो सेल्फी में वो लिखा हुआ बिल्कुल उल्टा आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे दर्पण में चेहरा देखना वैसे सेल्फी लेना। अब क्या करेंगे कि पार्श्व परिवर्तन की घटना को जरा समझिए कि जो चीजें सिमेट्रिक होती हैं, सममित होती हैं, क्या होती हैं, सममित। तो सममित चीजों में पार्श्व परिवर्तन का अनुभव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि ये O लिखा हुआ है, ये A लिखा हुआ है, ये M लिखा हुआ है, ये W लिखा हुआ है, या एक मनुष्य का चेहरा है। तो ऐसी चीजों को अगर एक लंबवत रेखा से काटा जाए तो जो इधर होगा वो इधर होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे से ढक सकते हैं। तो जब इनका चित्र दर्पण में देखा जाएगा तो इनमें पार्श्व परिवर्तन की अनुभूति नहीं होगी।
ऐसे ही अगर ए को बीच में काटा जाए तो ए भी क्या होगा कि एक दूसरे को ढक लेगा, एच को बीच में काटा जाए तो ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को ढक लेगा। यानी कि ऐसी चीजें जो सममित हैं, सममित होने का मतलब क्या होता है, अगर एक बीच से काट दिया जाए तो जैसा इधर दिखे वैसा ही इधर बचे, एक दूसरे पर ऐसे पलट दिया जाए तो ढक ले, तो ऐसी चीजों को सममित कहते हैं। तो जो चीजें सममित हैं उनमें पार्श्व परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। क्योंकि मनुष्य में दो कान हैं, दो आंखें हैं, बीच से काटा जाए तो ये पार्ट एक दूसरे को ढकने लायक है, इसलिए मनुष्य का चेहरा सममित होने के कारण क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन की घटना दिखाई नहीं देती है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई क्यों एम्बुलेंस के सामने एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, तो एम्बुलेंस के सामने एम्बुलेंस को उल्टा लिखने का मात्र एक कारण है कि एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस जब दर्पण में दिखाई देता है, सामने जा रही गाड़ी में दिखाई देता है, तो सामने जा रही गाड़ी के दर्पण में वह सीधा दिखाई देता है, जिससे वह ड्राइवर उसको आसानी से देख लेता है, समझ लेता है पीछे कोई रोगी के उपचार का वाहन आ रहा है और उसको तुरंत जगह दे देता है। फिलहाल ये हाई स्कूल की जरूरत में नहीं था। अब अगला टॉपिक आपका है दर्पण। दर्पण क्या चीज होता है, दर्पण क्या है? दर्पण, मिरर, आईना, ठीक। क्या चीज आपको पढ़ना है, दर्पण। दर्पण, मिरर या आईना। तो दर्पण क्या चीज होता है कि अगर हम मान लीजिए कांच की बिल्कुल समतल प्लेट है और इस कांच की समतल प्लेट के एक किनारे पर लाल ऑक्साइड का लेप करते हैं। क्या करें, लाल ऑक्साइड का लेप कर दें। तो जब इस किनारे पर लाल ऑक्साइड का लेप करेंगे तो दूसरा किनारा क्या हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा। यानी कि दूसरे किनारे से परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन की घटना होने लगेगी। इस एक किनारे को लाल ऑक्साइड से पेंट करके, कलई करके दूसरे किनारे को परावर्तक बना देने की परिघटना को, जो ये समायोजन बना, इसको हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। या आप जान लीजिए कि ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, यह निकाय दर्पण कहलाता है। क्या कहेंगे कि यदि किसी समतल कांच के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो इस समायोजन या निकाय को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जो आप रोज सुबह में समतल दर्पण से चेहरा देखते हैं वो क्या होता है, वो एक समतल सी प्लेट होती है कांच की और इस प्लेट के एक भाग पर कलई करके इसके दूसरे भाग को परावर्तक बना दिया जाता है। इधर हम खड़े होकर अपना चेहरा देख लेते हैं। तो क्या दर्पण क्या है कि यदि किसी समतल कांच के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, आईना कहते हैं। अब दर्पण मूलतः दो प्रकार के होते हैं।
क्या हुआ कि जो दर्पण है ये दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा? ये हो गया समतल दर्पण, और दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। अब ध्यान देने की चीज है, समतल दर्पण क्या होता है? जो हर सुबह आप चेहरा देखते हैं वो समतल दर्पण है। और गोलीय दर्पण क्या चीज होता है? गोलीय दर्पण आपको प्रयोगशालाओं में मिलता है। अब आपको समतल दर्पण आपने देखा है, कोई दिक्कत नहीं है। गोलीय दर्पण पर आपको चर्चा करनी है, क्योंकि आपके सिलेबस में गोलीय दर्पण से संबंधित परिघटनाएं दी गई हैं। तो अब आप आ जाइए गोलीय दर्पण, और दर्पण का व्याख्या हो ही चुकी है। तो क्या चीज है कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब देखो गोलीय दर्पण जो होता है यह मूलतः दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। एक अवतल गोलीय दर्पण हो गया और एक उत्तल गोलीय दर्पण हो गया। अब अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण के बारे में हम अगली कक्षा में यानी कि नेक्स्ट डे पे पढ़ेंगे। आज इतना ही, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि आप धीरे धीरे नोट को बनाते हुए चलिए, और कोई भी चीज दिक्कत आती है तो प्रश्न को व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक पे ही कमेंट करके आप आसानी से पूछ सकते हैं कि ये प्रश्न है, इन चीज़ों को हम समझ नहीं पाए। तो अगली कक्षाओं में अगर आपका कमेंट आता है तो हम अगली कक्षाओं में उन चीज़ों का निराकरण करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।